हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 18 चैप्टर 171 आरजू का चिराग के पास जाना। इबादत का सॉन्ग सभी को सुकून पहुंचा रहा था और सभी उसके गाने में डूब गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीरत और रोबिन फिर बाहर सभी के पास गए। अक्ष ने सभी को सब कुछ बता दिया था, तो जैसे ही सीरत और रोबिन आए तो अमानत मुस्कुराकर कहती है, इतना बड़ा न्यूज मिला है तो तानिया आंटी और पनखुदी को तो यहाँ होना चाहिए। तभी रोबिन कहता है, पनखुली का आज आखिरी परफॉर्मेंस है और तानिया को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ सीरत को अपने साथ ले जाकर। रोबिन के बातों को सुन सीरत झट से सवाल करती है, मेरी बड़ी बहन भी है। ये सवाल सुन रोबिन अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है, तो ये जान सीरत बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन खत्म हो चुका था। इबादत और पनखुली स्टेज पर खड़े थे। तभी रिजल्ट अनाउंस होता है, दोनों के बीच बस 7 वोट का अंतर है। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। तभी इनका आगे है, 7 वोट ज्यादा लाकर जीती वाले कंटेस्टेंट है इबादत। ये सुन पनखुली बहुत खुश होती है और फिर इबादत के पास जा उसे गले से लगा लेती है। पर इबादत जीतकर भी खुश नहीं थी, पर इवान बहुत खुश था। उसे पता था इबादत जीतेगी और उसे ये खुशी था कि 1 साल तक वो उसके पास होगी, पर इससे वो इतना खुश क्यों था उसे समझ नहीं आ रहा था। इबादत को फिर प्राइज मिलता है, साथ ही बधाई, और उसे जब ये बताया जाता है कि उसे 1 साल तक इवान के साथ काम करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये जानने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आता है। फिर जीत के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 दिन बाद ये बात बता दिया जाता है। फिर सभी वहां से जाने लगते हैं। पनखुली इबादत को अपने साथ रूम ले जा अपना सामान, और इबादत का सामान भी पैक करने लगती है। तभी पनखुली के फोन में चिराग का मैसेज आता है। वो अपने फोन को उठा चिराग के मैसेज को पढ़ती है, मुझसे मिलने आओ। ये मैसेज पढ़ने के बाद वो इबादत से कहती है, इबादत मैं आती हूँ, तब तक तू पैकिंग कर। इतना कहने के बाद वो इबादत का ठीक है सुनती है, तो फिर वो रूम से बाहर निकल चिराग के रूम जाने लगती है। कुछ ही वक्त में वो चिराग के रूम पहुंच जाती है। चिराग के रूम पहुंचने के बाद दरवाजे के पास वो दरवाजा नॉक करती है, तो चिराग कहता है दरवाजा खुला है। ये सुन वो इधर उधर देखती है, फिर दरवाजा खोल रूम के अंदर आ जाती है। तभी चिराग कहता है, डोर लॉक करो। चिराग के इस बात का सुन पनखुली का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। वो अपने डर के कारण बढ़ते धड़कनों को संभालते हुए दरवाजा बंद कर देती है। फिर चिराग के पास जाती, फिर उसके नजरों से अपने नाराज को मिला सवाल करती है, क्या क्या क्यों बुलाए हो आप मुझे। पनखुली के सवाल पर उसके कमर पर अपने होंठ को घुमा अपने बेहद करीब कर कहता है, तुम पहली लड़की को जो मुझसे नजर मिलाकर इतने ताव से बात करती हो। चिराग के बातों को सुन वो अपने चेहरे को फेर लेती है। तभी चिराग उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख अपने तरफ कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, 2 दिन बाद पार्टी के बाद तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन उसके होंठ को अपने चेहरे से हटा वो कहती है, सॉरी मैं आपके साथ काम के लिए एग्री हुई हूँ, रहने के लिए नहीं। पनखुली के बातों को सुन उसे अपने बाहों में उठा लिया, तो अपने आप को उसके बाहों से नीचे उतरने का कोशिश करते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या आप। ये सुन उसे बेड के पास ले जा उसे बेड पर रख कहता है, हाँ पागल हो गया हूँ और तुम ही हो जिसने मुझे पागल बनाया है। ये सुन पनखुली उसके आंखों में देखने लगती है। उसे चिराग का बर्ताव जरा भी समझ नहीं आता है। वही चिराग उसके बेहद करीब जा उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैं बहुत बुरा हूं पर मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं बनना चाहता हूं पनखुली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं पूरी लाइफ। ये सुन पनखुली से अजीब तरीके से घूरने लगती है और सवाल करती है, पूरी लाइफ और वो क्यों। पनखुली के सवाल का जवाब चिराग के जुबान से निकलने वाला था, पर वो चुप हो जाता है और पनखुली से दूर हो उसके सामने ही बैठ कहता है क्यों का जवाब नहीं होता है। पनखुली बस तुम मेरे पास पूरी जिंदगी रहो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी चीज का कमी नहीं होगा और जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें वो सब दूंगा, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंडियन टॉप फीमेल सिंगर बनवाऊंगा। चिराग के बातों को सुन वो उठकर बैठ जाती है और वो कहती है, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं अपने मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। चैप्टर 172 बिना ब्रेक लिए काम करना। इतना कहने के बाद वो बेड से उतर जाने को थी, तभी चिराग उसका होंठ पकड़ अपने तरफ खींच कहता है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे हिसाब से ही सब कुछ करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों पर अचानक से अपने होंठ रख उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। वही पनखुली उससे दूर करने लगती है, पर चिराग उसके होंठ को पकड़ उसके होंठों को बस चूमे जा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ रायचंद परिवार में खुशियों का माहौल छा चुका था। तभी पलक के फोन में मैसेज आता है तो पलक मैसेज खोल पढ़ती है और उसके आंखों में आंसू भर जाता है। पर वो खुशियों से भरे माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांति से वहां से निकल जाती है और अपने रूम जाने लगती है। उसे जाता ही अमानत देख ली थी तो वो भी उसके पास जाने लगती है। वही पलक अपने रूम का दरवाजा खोल अंदर गई होती है, तभी अमानत भी पहुंच जाती है। उसे देख पलक अपने चेहरे को झुका लेती है, तभी अमानत उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख उसके चेहरे को उठा। जब उसके आंखों में आंसू देखती है तो उसे अपने गले से लगा कहती है, क्या हुआ पल्लू, क्यों रो रही है तू? आज कोई झूठ नहीं पल्लू, अगर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं तो तू मुझे सब कुछ बताएगी। अमानत के बातों को सुन पलक अमानत से दूर हो उसके होंठ को पकड़ अपने रूम के अंदर ला दरवाजा बंद कर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं अमानत। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है, तभी अमानत उसे फिर अपने गले से लगा लेती है और कहती है, रो मत पलक, हुआ क्या, पूरा बात बता तू। ये सुन पलक उससे दूर हो पलक अपने आंखों से आंसू पोंछ कहती है, मोक्ष ने मुझे वैलेंटाइन डे पर बुलाया था और बहुत प्यारी बातें कही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे सच में प्यार करने लगा है। उस दिन पर मैं उसके प्यार पर भरोसा करूं या ना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर वो यहाँ से जाने से पहले मुझे मिलने बुलाया। उस दिन उसकी झूठी बातें मुझे सच लगने लगी और मैं उसके साथ वो सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस रात वो मेरे साथ सब कुछ कर सुबह होने ही मेरे एक लेटर और पैसा छोड़ मेरे जागने से पहले निकल गया। फिर कुछ वक्त के बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं दिल्ली छोड़कर जाने का फैसला कर ली। जब मोक्ष को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा वो शादी करेगा मुझसे, पर तू खुद सोच अम्मू, कोई अगर तेरे साथ ऐसा कुछ कर छोड़ दिया हो तो कैसे करेगी तू उस इंसान से शादी? तो मैंने भी उसे मना कर दिया तो वो बच्चे के लिए कैसे फाइल कर दिया और जीत भी गया। जीतता कैसे नहीं, इतना अमीर जो है। उस दिन पहली बार लगा अम्मू पैसा जिसके पास होता जीत उसी की होती है। वो जीत गया, फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा था जब तक बेबी ना हो जाए। इस बीच उसने कई बार शादी का बोला पर मैं मना कर दी, क्योंकि मुझे पता है बस पढ़ाई कंप्लीट होगा तो मैं अच्छा अर्निंग करूंगी तो फिर कैसे फाइल कर लूंगी। ये सोच मैं अब तक धैर्य रखी, पर यहाँ आने के बाद उसको बातें मुझे फिर उसके तरफ आकर्षित कर रही थी। पर मुझे पता चला वो किसी और के साथ भी रात बिताया है और अब उस लड़की का प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखो। इतना कहने के बाद पलक उससे भेजा गया रिपोर्ट दिखा देती है। तभी अमानत कहती है, ये फोटो और नंबर मुझे सेंड कर पल्लू, और हाँ, जब तक तू खुद श्योर ना हो जा तब तक भाई को पूरे तरीके से गलत मत समझ। अमानत के बातों को सुन पलक उसे घूर कर देख गुस्से में कहती है, हाँ तुम तो बोलोगी ही ऐसा, तुम्हारा भाई जो है। पलक के बातों को सुन अमानत को बहुत बुरा लगा। वो अपनी दोस्त के तरफ देख कहती है, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा तुझे इम्पोर्टेंस दी हूँ, पर तू आज ऐसा बोल रही है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है तो पलक को अपने कहे बातों पर बुरा लगने लगता है। वो जमीन पर ही बैठ रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग उसके होंठों को प्यार से चूमने हुए बेड पर लेटा अपने होंठ को उसके टी शर्ट के पास ले जा उसके टी शर्ट को ऊपर करते हुए अपने होंठों को उसके कोमल होंठों से हटा उसके गाल से चूमते हुए गर्दन तक आ उसके गर्दन को चूमना शुरू कर देता है और चूमते हुए ही अपने होंठ को उसके शरीर में फेरते भी जैसे ही अपने होंठ को उसके सीने के पास ले जाता है तो उसको सांसें और भी अधिक तेज हो जाती है। चैप्टर 173 हैरान होना। वहीं दूसरी तरफ रायचंद मैंशन में अमान ने अपने रूम मोक्ष को कॉल की, पर मोक्ष का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आखिर में उसने मोक्ष के असिस्टेंट माया को कॉल कर दी। वहीं माया शूटिंग देख रही थी। जब उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को पर्स से निकल स्क्रीन पर अमानत का नाम देख कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा कहती है, जेड हेलो। माया का आवाज सुनते ही अमानत झट से कहती है, हेलो माया, क्या मोक्ष भैया अभी फ्री है? अमानत का ये सवाल सुन माया झट से कहती है, अभी तो नहीं है और शायद आज हो भी ना, क्योंकि सर का शायद मूड खराब है। वो जब से सेट पर आए हैं बिना आराम किए बस काम किए जा रहे हैं। ये सुन अमानत को टेंशन होने लगा। फिर वो लोकेशन पूछती है तो माया उसे लोकेशन बता देती है। फिर अमानत कॉल कट कर देती है। फिर अमानत बाहर निकल हॉल में आती है। फिर हॉल में मौजूद सभी लोगों से अपने नज़र को बचाते हुए बाहर चले जाती है। फिर कार के पास जाती है तो ड्राइवर झट से कार का दरवाजा खोल देता है तो अमानत कार के अंदर बैठते हुए ड्राइवर को बता देती है उसे जाना कहाँ है। तो अमानत बताए जगह का नाम सुन वो कार डोर लॉक कर देता है, फिर खुद आगे जा बैठ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू को जॉब तो मिल गया था, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और इंटरव्यू के दौरान भी उससे कुछ नहीं पूछा गया था। वो काम करते हुए यही सोचे जा रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आ कहती है, मिस आपको सर बुला रहे हैं। ये सुन आरजू सवाल करती है, कौन सर और कहाँ। आरजू के सवाल पर लड़की कहती है, कंपनी के बॉस बुला रहे हैं आपको। ये सुन आरजू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर वो कुछ कुछ सोचने लगती है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छा जाते हैं। तभी वो लड़की फिर कहती है, तो आरजू हाँ कहने के बाद उसके साथ चलने लगती है। कुछ ही वक्त में दोनों एलिवेटर के पास आ जाते हैं। एलिवेटर के पास आते के बाद सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाए एलिवेटर रुक जाता है। एलिवेटर रुकने के बाद दोनों एलिवेटर से बाहर निकल दोनों केबिन के पास जा रुक जाते हैं। फिर लड़को कहती है, आप चले जाए। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। वही आरजू का दिल डर से धक धक किए जा रहा था, फिर भी वो हिम्मत के साथ दरवाजा नॉक की तो उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आता है, अंदर आ जाओ। ये आवाज सुन वो सोचते हुए कि यह है कौन, सोचते हुए ही केबिन का दरवाजा खोल अंदर गई तो देखी अशोक है। अशोक को देख आरजू झट से सवाल करती है, आप हो इस कंपनी के ओनर? आरजू का ये सवाल सुन अशोक खड़ा हो आरजू के पास जा टेबल से लद उसके तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, हाँ वैसे मुझे लगा था आप खुश हो जाओगी, पर आप तो जैसा रिएक्शन बना रहे हमारे समझ के बाहर है। अशोक के बातों को सुन आरजू बस सवाल करती है, आपने मुझे जॉब पर क्यों रखा है? आरजू के सवाल को सुन अशोक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें जरूरत था आरजू इसलिए। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू झट से कहती है, मैंने अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो मैं जॉब छोड़ती हूँ। ये बात सुन आलोक हैरान था, वो अपने हैरानी से उसे देखते हुए अपने उसी हैरानी से भरे आवाज में कहता है, पर क्यों, हुआ क्या है? अशोक के सवाल पर आरजू उसे जवाब देती है, मैं अपने काबिलियत से जॉब पाना चाहती थी, खैरात मैं नहीं अशोक जी। आरजू अपने बात को करते हुए समझाई जा रही थी। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ को उसके असिस्टेंट से पता चलता है आरजू अशोक के नई कंपनी जिसको अभी अभी उसने खरीदा था उसमें वो जॉब कर रहा था। तो वो अपने कंपनी से बाहर निकल पार्किंग एरिया के पास जा कार के पास गया तो ड्राइवर सिद्धार्थ को आता देख कार डोर खोल देता है, पर सिद्धार्थ ड्राइवर के पास जा कार का चाबी लेते हुए कहा है, तुम घर जा सकते हो। अपने बात को कहने के बाद आगे ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। वही ड्राइवर कार डोर लॉक कर देता है तो सिद्धार्थ कार स्टार्ट कर देता गई, फिर रफ्तार से चलाते हुए खुद में ही कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो बस रफ्तार से कार चलाए जा रहा था। वही दूसरी तरफ अमानत सेट पर पहुंच गई थी। इस पर पहुंचने के बाद वो अंदर गई तो जैसा माया बताई थी वही देखने को मिल रहा था। तभी माया अमानत के पास आ जाती है और उससे सवाल करती है, अमानत तुम्हें पता है क्या मोक्ष सर को क्या हुआ है? अमानत को पलक का सब कुछ पता था, पर वो के भी बहा नहीं सकती थी। चैप्टर 174 अपने साथ लेकर जाना। यहाँ इन दोनों के बीच ये बातें चल रहा था। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ अशोक की कंपनी आ जाता है। वहां आने के बाद वो अपने कार को रोक कंपनी के अंदर जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा सवाल करता है, अशोक का केबिन कहाँ है? ये तो बहुत कम लोग जानते थे कि दोनों भाई हैं, पर सिद्धार्थ को बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में सभी जानते थे। तो विजोशन कार्ड का बिना पीछे रिसेप्शनिस्ट कह देती है, लास्ट फ्लोर। इससे आगे भी रिसेप्शनिस्ट बोलने जा रही थी, पर बिना सुने सिद्धार्थ निकल जाता है। अशोक के केबिन जाने के लिए वो अपने तेज कदमों के साथ एलिवेटर के पास जा उसके अंदर चला जाता है और लास्ट फ्लोर का बटन क्लिक कर देता है। कुछ ही वक्त में एलिवेटर ऊपर जा रुक जाता है और दरवाजा खोल जाता है तो सिद्धार्थ एलिवेटर से बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के बाद वो अशोक के केबिन जा दरवाजा नॉक करने की जगह बस अंदर बिना नॉक किए दरवाजा खोल आ जाता है तो देखता है आरजू सोफे पर बैठी है और उसके पर को वो छुआ हुआ है। ये देख गुस्से में सिद्धार्थ उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ उसे दूर कर देता है। तभी आरजू ये देख उठने का कोशिश करती है, पर उसे अपने पैर में जोरों का दर्द होता है और वो वापस बैठ चिल्ला पड़ती है, आह। आरजू के चिल्लाने का आवाज सुन सिद्धार्थ उसके तरफ देखता है। वही अशोक कहता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तभी सिद्धार्थ उसे अपने कठोर नजर से देख कहता है, मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ। इतना कहने के बाद आरजू के पास जा उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींचा तो वो सोफे से खड़ी हो गई। वही सिद्धार्थ बिना जाने आरजू के साथ क्या हुआ है वो उसे बस जबरदस्ती लेते जा रहा था।
तभी अशोक कहता है एक बार अपनी वाइफ का पैर देख लो तब उसे ऐसे ले जाना। ये सुन सिद्धार्थ रुक जाता है और मुड़ आरजू के तरफ देखता है। उसके आंखों में आंसू भरा था। तभी सिद्धार्थ अपने होंठ को उसके चेहरे पर रख सवाल करता है, क्या हुआ आरजू, तुम रो क्यों नहीं हो? सिद्धार्थ ये सवाल किया हो था को तभी अशोक कहता है आरजू का पैर मुड़ गया है और मैं बस उसके पैर में मलहम लगा रहा था ताकि आरजू का पैर ठीक हो जाए। पर तू वैसे तुझे मुझ पर नहीं पर अपनी वाइफ पर होना चाहिए। मैंने उससे आज प्रपोज किया पर ये तुझ जैसे कमीने के लिए मुझे ठुकरा दी। इतना कहने के बाद अशोक अपने केबिन से ही बाहर जाते हुए कहता है आरजू तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है। ये इंसान नहीं हैवान है, तुम कभी इसके साथ खुश नहीं रहोगी। अपने बात को कहते हुए वो निकल जाता है। वही सिद्धार्थ आरजू को देखने लगता है। फिर उसके आंखों में दर्द के कारण आए आंसू को देख वो उसे अपने गोद में उठाने के लिए होता है पर आरजू लड़खड़ाते हुए ही उससे दूर हो कहती है जितना तकलीफ आपको देना था मुझे आप दे दीजिए हो, प्लीज अब मुझसे दूर रहिए। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ उसके करीब जा उसके दोनों साइड के बाजू को कसके पकड़ कहता है नहीं जाऊंगा तुमसे दूर। ये सुन आरजू भावहीन तरीके से कहती है तो ठोक है, मैं अपनी जान दे दूंगी फिर रखे रहिएगा मेरे लाश को अपने करीब। ये सुन सिद्धार्थ के होश ही उड़ जाते हैं। वही आरजू उसके होंठ को अपने बाजू से हटा लेती है। तभी सिद्धार्थ अपने होश में आ कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो उसके पास आने को होता है। तभी आरजू सामने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठा तोड़ एक टुकड़ा उठा अपने कलहाई के पास रख कहती है कर तो मैं लूंगी। इतना कहने के बाद बिना इंतजार किए वो हल्का काटी ही होती है कि तरफ सिद्धार्थ कहता है मैं जा रहा हूं, प्लीज अपने आप को कुछ मत करो। इतना कहने के बाद और कोई तमाशा ना कर वो वहां से जाने लगता है। वही आरजू जमीन पर बैठ रोने लगती है। बाहर जब सिद्धार्थ जाता है तो अशोक को देख उसके पास जा कहता है उसके करीब मत जाना नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सिद्धार्थ के धमकी पर अशोक हंसने लगता है। फिर उसी हंसी के साथ कहता है देखते हूँ क्या करते हो, और हाँ आज तक भले तुम मुझसे आगे रहे हो सिद्धार्थ पर तुम अपने इस एगो एटीट्यूड में आरजू को हार जाओगे और मैं तुम्हारे हार का मौका उठा उसे अपन बना लूंगा। अशोक के बातों को सुन सिद्धार्थ उसके कॉलर को पकड़ लेता है पर अशोक उसके होंठ को अपने कॉलर से हटा कहता है भाई जहां तू खड़ा है वो मेरा जगह है और कुछ करने का हिम्मत किया तो अभी हॉस्पिटल जाने लायक बनवा दूंगा। ये सुन सिद्धार्थ अशोक को अपने अपने कठोर नजर से देख कहता है हिम्मत है तो करके दिखाओ। वो इतना बोला ही था कि तभी आरजू लंगड़ाते हुए वहां आने लगी तो अशोक उसके पास जा कहता है तुम ठीक हो आरजू, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अशोक उससे बोलते हुए उसे पकड़ लिया पर सिद्धार्थ वहां खड़ा हो बस देखता रहा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था आरजू उसके किसी भी हरकत के कारण अपने आप को कुछ भी कर ले। वही अशोक आरजू को अपने साथ ले जाने लगता है। आईटी सिद्धार्थ उन दोनों को जाता हुआ बस देखे जा रहा था। जब दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं तो सिद्धार्थ दूसरे एलिवेटर में जा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। कुछ ही वक्त में एयरलिफ्ट नीचे आ जाता है। फिर वो देखता है अशोक आरजू को अपने कार में बैठा निकल गया तो सिद्धार्थ भी अपने कार में जा बैठ उस कार के पीछे ही जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इवान उस कंपटीशन के बाद निकलने वाला था। तभी उसे अक्ष का कॉल आया तो वो अक्ष का कॉल रिसीव कर लिया। तभी अक्ष ने इवान को सीरत पंखुड़ी के रिश्ते और बाकी सारी बातें बता दिया और पंखुड़ी को अपने साथ रायचंद मेंशन लाने को कह दिया था। फोन कट होने के बाद इवान पंखुड़ी को बोलने उसके रूम गया। सभी को कुछ वक्त पहले हो इन्फॉर्मेशन मिला था जीत की खुशी में रखे पार्टी के बाद ही सब यहां से जाए तो इवान की लगा पंखुड़ी रूम में ही होगी तो उसे बुलाने रूम चला गया। इवान उसके रूम पहुंचने के बाद इवार दरवाजा नॉक किया तो इबादत आ दरवाजा खोल दी। इबादत को देख इवान के अंदर कई इमोशन दौड़ने लगे। वही इवान के खुशबू से हो इबादत पहचान चुकी थी। वो झट से सवाल करती है आप यहाँ क्यों आए हो? इबादत का सवाल सुन इवान अपने अंदर चल रहे इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है पानखू से काम है कहाँ है वो? इवान के सवाल पर इबादत को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से से भरे आवाज में ही रुड तरीके से कहती है रूम में नहीं है। इतना कहने के बाद इबादत दरवाजा इवान के मुंह पर बंद कर देते हैं। इबादत के ऐसे करने पर इवान को गुस्सा बहुत आता है पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है और पंखुड़ी को ढूंढने लगता है। वही इबादत रूम में अपने बेड पर बैठ खुद में ही कहती है इबादत क्यों तुझे लगता है इवान के दिल में तेरे लिए कुछ है? वो सिर्फ रूहानी से प्यार करता है तुझे नहीं।
खुद मैं इबादत ये सब कहते हुए रोने लगती है। वही दूसरी तरफ पंखुड़ी चिराग के रूम से जाने लगती है। तभी चिराग उसके होंठ को पकड़ कहता है, तुम्हें मुझसे दूर जाने का इतना जल्दी क्यों होता है? क्या मैं इतना बुरा हूं? चिराग के बातों और सवाल को सुन पंखुड़ी कहती है, हाँ बहुत जल्दी होता, इनफैक्ट मुझे आपने करीब ही नहीं आना, और हाँ आप बहुत बुरे इंसान हो। अपने बारे में ये सुन चिराग उसका होंठ छोड़ देता है और अपने मन में ही कहता है, एक दिन यही बीरा इंसान तुम्हारा पागलपन नहीं बन गया ना तो मेरा नाम चिराग नहीं। अपने बात को कहने के बाद वो बस पंखुड़ी को रूम से बाहर निकलता हुआ देखने लगा। जैसे ही वो बाहर चली गई चिराग अपने बेड पर लेट गया और ऊपर देखते हुए बस एक एक पल जो वो पंखुड़ी के साथ बिताया था उससे याद करने लग जाता है। फिर उसके होंठों पर याद करते हुए मुस्कान छा जाता है। चैप्टर 175 कहाँ है पंखुड़ी? वही पंखुड़ी कुछ कदम चली थी तभी उसे इवान मिल जाता है। इवान जब पंखुड़ी को देखता है तो उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पंखुड़ी सवाल करती है, भैया आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? पंखुड़ी के सवाल पर इवान कहता है, कुछ सरप्राइज है तेरे लिए। ये सुन पंखुड़ी हैरान थी। वही इवान पंखुड़ी को अपने कार के पास ले आता है, फिर उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है और कहता है, बैठ जा। तभी पंखुड़ी सवाल करते हुए कहती है, क्यों, कहाँ ले जा रहे आप? मुझ इबादत अकेले है। पंखुड़ी के बातों और सवाल को सुन इवान उसे बस घूर कर देखता है तो शांति से जा वो कार के अंदर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद इवान भी कार के अंदर जा बैठ जाता है। इवान फिर कार स्टार्ट कर देता। वही पंखुड़ी का कुछ पूछने का हिम्मत ही नहीं होता है, साथ ही उसे बस इबादत का चिंता सताए जा रहा था। कुछ वक्त बीत जाता है और इवान रायचंद मैंशन पहुंच जाता है। रायचंद मैंशन देख पंखुड़ी हैरान रखती है। वो हैरानी से इवान के तरफ देख सवाल करती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इवान भैया, पंखुड़ी के सवाल पर अपने सीट बेल्ट को खोलते हुए इवान कहता है, पता चल जाएगा। ये सुन पंखुड़ी भी अपने सीट बेल्ट को खोलने लगती है। फिर दोनों कार से बाहर निकल साथ ही अंदर जाने लगते हैं। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो पंखुड़ी अपने मॉम डैड को देख उनके पास भागते हुए जा दोनों के गले से लग कहती है, मम्मा डैडी 2 दिन बाद वहाँ पार्टी है, फिर आप दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपने सवाल को करते हुए पंखुड़ी अपने मॉम डैड से पीछे हो दोनों की तरफ देखने लगती है। तभी तानिया कहती है कि आज हमारी फैमिली कंप्लीट हो रही है। ये सुन पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सवाल से भरे नजर से देखने लगी। तभी रोबिन कहते हैं, पंखु बेटा, सीरत तुम्हारी बहन है। ये सुन पंखुड़ी हैरान था। अब तक सिर्फ सीरत के बारे में अपने डैड के जुबान से पंखुड़ी सुनी थी। तभी सीरत उसके पास आ कहती है, दी। ये सुन पंखुड़ी के आंखों में आंसू भर जाता है। वो झट से सीरत के तरफ मुड़ अपने बहन सीरत को गले से लगा रोने लगती है। सीरत भी उसके गले से लग रोई जा रही थी। वही दूसरी तरफ आखिर में मोक्ष का सीन खत्म होता है। तब जाकर वो रुकता है और अमानत को देख उसके पास जा अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मोक्ष के रुड आवाज में सवाल को सुन अमानत मोक्ष का होंठ पकड़ कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है, अपने वैनिटी वेन में चाहिए। मोक्ष का गुस्सा जो सुबह से उस पर हावी हुआ पड़ा था वो अभी शांत हो जाता है। अमानत के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर दोनों कुछ ही वक्त में फिर वैनिटी वेन में आ जाते हैं। वहां आने के बाद अमानत कहती है, आपने कहा था आपको नहीं लगता को आपके और उस लड़की के बीच कुछ हुआ होगा, फिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अमानत के बातों को सुन मोक्ष हैरान था। वो झट से कहता है, अम्मू क्या बोल रही है तू, और तुम्हें ये किसने बताया? ये सवाल सुन जो मैसेज पलक को आया था अमानत मोक्ष को दिखा देती है। मैसेज दिखाने के बाद अमानत कहती है, पलक को ये मैसेज आया था, ये मैसेज देख वो टूट गई थी और मैंने आपका फेवर लिया तो मुझसे नाराज हो गई। मोक्ष को बहुत अच्छे से पता था अमानत की जिंदगी में पलक का क्या जगह है। जब मोक्ष ये सुना तो उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से कहता है, सॉरी अम्मू, पर मैं बहुत जल्द सब कुछ ठोक कर दूंगा। अमानत को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वो अपने गाल पर रखे मोक्ष के होंठ में हो अपना होंठ रख कहती है, मुझे पता है पर मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन मोक्ष अपने होंठ को नीचे कर सवाल करता है, क्या आइडिया है? ये सवाल सुन गहरी सांस भरते हुए अमानत बताना शुरू की। जैसे जैसे मोक्ष अमानत को बातों को सुन रखा था उसके अंदर कई सवाल उमड़ रहे थे। वही अमानत पूरा प्लान समझाए तो मोक्ष सवाल करता है, पहले मुझे ये बता तुझे इतना नॉलेज इस बारे में कैसे और क्या तूने हैकिंग सीखा है?
अमानत के हैकिंग स्किल के बारे में सिर्फ अक्ष को पता था। अमानत अब पर यह सच मोक्ष से छिपाना नहीं चाहती थी। वैसे भी मोक्ष उसका ही भाई था और अक्ष को बाहर वालों से खतरा था, अपनों से नहीं। वो बचपन से हुए हर एक बात को फिर मोक्ष को बताने लगती है। तभी मुस्कुराते हुए अक्ष उसके सिर पर अपने होंठ को रख कहती है, मुझे लगता था तू सिर्फ मामी पर गई है, पर तेरे अंदर बड़े मामू और मामी दोनों का गुण है। चैप्टर 176 बातों को मजाक में लेना। जब अपने भाई से ये सुनती है तो अमानत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। यहाँ दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। वही इबादत पंखुड़ी के अब तक ना आने से परेशान थी। वो अपने फोन को उठा कहती है, कॉल पंखुड़ी। इबादत का कमांड सुन पंखुड़ी को कॉल लग जाता है तो वो फोन अपने कान से लगा लेती है। रिंग जा रहा था पर पंखुड़ी कॉल ही नहीं उठा रही थी तो परेशान हो वो पंखुड़ी को ढूंढने रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने के बाद वो बस चल रही होती है और पंखुड़ी को आवाज दे रही होती है। तभी चिराग इबादत को ऐसा करता देख उसके पास जा सवाल करता है, कहाँ है पंखुड़ी। चिराग के सवाल को सुन इबादत झट से कहती है, मुझे नहीं पता है, बहुत देर से वो रूम नहीं आए हैं। इबादत के बातों को सुन चिराग को भी पंखुड़ी का टेंशन होने लगता है। तभी इबादत का फोन बजने लगता है तो इबादत कान में अपने फोन को लगती तभी उसे पंखुड़ी का आवाज आता है। इबादत पंखुड़ी का आवाज सुन इबादत को चैन मिलता है। वो झट से बिना पंखुड़ी का बात सुने सवाल करने लगती है, कहाँ है तू, कही थी जल्दी आ रही हूँ पर तू तो गायब हो गई, तुझे पता है अनाउंसमेंट हुआ है। वो इतना कही ही थी कि तभी पंखुड़ी कहती है, मेरी बहन मिल गई। ये सुनते ही इबादत के जुबान से कुछ निकलना ही बंद हो जाता है। वही पंखुड़ी आगे कहती है, इवान भाई मुझे लेकर आए इसलिए हो, तुझे पता है मेरी बहन कौन है। ये सवाल सुन इबादत सवाल करती है, कौन। ये सुन पंखुड़ी झट से बता देती है, अक्ष भैया का जिससे शादी होने वाला। सीरत इतना कहने के बाद पंखुड़ी सब कुछ बताने लगती है। तभी तानिया पंखुड़ी के पास आ कहती है, पंखु हमें घर चलना है। ये सुन पंखुड़ी झट से अपने माँ के तरफ मुड़ सवाल करती है पर सीरत मम्मा। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही तानिया कहती है, सीरत भी जा रही, फिर कल हम एंगेजमेंट में आएंगे। ये सुन पंखुड़ी ठीक है कह इबादत से कहती है, इबादत मैं इवान भाई तुझे लेने जाएंगे, तू चुपचाप से आज जाना, मेरी बहन का एंगेजमेंट है कल। पंखुड़ी के बातों को सुन इबादत कुछ कहती इससे पहले ही पंखुड़ी कॉल कट कर देती है। वही इबादत फोन को नीचे कर लेती। पंखुड़ी का आवाज फोन से बाहर तक आ रहा था तो चिराग सब कुछ सुन लिया था। वो इबादत से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वही इबादत परेशान हो अपने रूम के अंदर जा बेड पर बैठ खुद से ही कहती है, ये लड़की पागल है क्या जो इवान सर को मुझे लेने भेज रही है। खुद में इतना कहने के बाद वो इवान को महसूस करने लगती है। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अपने पैर में बैंडेज करवाने के बाद अशोक के साथ भी ना जा खुद ऑटो ले वो एनजीओ चली गई थी तो उसके पीछे सिद्धार्थ भी चला गया। सिद्धार्थ फिर एनजीओ के अंदर जा पैसे का डोनेशन करने के बाद सभी बच्चे से मिलना चाहता है। मैडम से ये कहता है, मैडम मुस्कुराते हुए हाँ कह सिद्धार्थ को सभी बच्चों से मिलवाने ले जाता है। सिद्धार्थ को तो बस आरजू से मिलना था, बच्चों से मिलने के बहाने वो आरजू से भी मिल लेगा, उससे ये उम्मीद था। मैडम उसे सभी बच्चों के पास ले गई जहां बच्चे खेल रहे थे। आरजू भी वही झूले पर बैठी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी सिद्धार्थ को आते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी सिद्धार्थ उसे देख मैडम से कहता है, यहाँ बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं ना। ये सुन मैडम हाँ कहती है तो सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं इस झूले पर बैठी बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुन मैडम सिद्धार्थ के तरफ हैरानी से देखने लगी। वही सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही, क्या वो बच्ची नहीं है। ये सुन मैडम कहती है, मेरे लिए तो वो बच्ची ही है पर वो यहाँ इन बच्चों को संभालती है। ये सुन सिद्धार्थ कहता है, अच्छा। तभी मैडम कहती है, वैसे उस रात आप छिपे हुए क्यों थी, अगर आपको अपनी वाइफ से बात करना था तो मुझे कह देते। ये सुन सिद्धार्थ मैडम को हैरानी से देखा। तभी मैडम मुस्कुराकर कहती है, आरजू के फोन में मैं आपका फोटो देख ली थी और आरजू ऐसी बच्ची है नहीं जो अपने भाइयों के अलावा किसी और का फोटो अपने पास रखेगी। वैसे मुझे नहीं पता आपके और आरजू के बीच क्या हुआ है, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं आरजू को ऐसे शादीशुदा रूप में यहाँ आ देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उससे पूछना चाहती थी पर पहली बार आरजू को इतना दुखी देखी थी जिस कारण हिम्मत ही नहीं हुआ उससे कुछ पूछने का। पर अगर आपने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया है तो उसे सुधार लीजिए, नहीं तो मेरी बच्ची को तकलीफ देने का सजा मैं आपको दूंगी।
ये सुन सिद्धार्थ शर्मिंदगी से अपने चेहरे को झुका देता है। वही आरजू ज्यादा चल फिर पा नहीं रही थी तो बस धीरे धीरे आते हुए अपने मन में ही सोचे जा रही थी आखिर दोनों के बीच बात क्या हो रहा है। वही आरजू को सामने आता देख मैडम कहती है आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। आरजू को मानने पर उसे अब कोई तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। अपन बात को कहने के बाद मैडम वहां से चली जाती है। वही आरजू सिद्धार्थ के पास आ सवाल करती है अब ये सब क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं और मैडम से आप क्या कह रहे थे। आरजू सवाल पर सवाल किए जा रही थी तभी सिद्धार्थ कहता है डोनेशन करने आया था और तुम्हें अडॉप्ट करने। सिद्धार्थ के बातों को सुन उसे आरजू घूर कर देखती है। वही सिद्धार्थ मुस्कुराने लगता है और फिर आरजू के रिएक्शन को इग्नोर कर बच्चों के पास चला जाता है। तभी एक बच्ची कहती है आप हमारे साथ खेलने आए हो। ये सुन सिद्धार्थ हाँ बोल देता है। वही आरजू दूर से बस देखने लगती है। वही बच्चे कहने लगते हैं नया मुर्गा नया चोर। ये सुन सिद्धार्थ ओके बोल देता है फिर सवाल करता है वैसे इस गेम में करना क्या है। ये सवाल सुन सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं आपको नहीं पता उसे कैसे खेलते। बच्चों का सवाल सुन सिद्धार्थ अपने चेहरे को ना में हिला देता है। आखिर सिद्धार्थ को कैसे पता होता वो स्कूल को हो या घर, खुद को बचपन में अकेला रखता और सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करता। फिर बड़े होने के बाद उसका पूरा दुनिया बदल गया। अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए वो ड्रिंक, स्मोकिंग और लड़कियों का सहारा लेने लग गया था। फिर वक्त के साथ उसके अंदर का इंसानियत भी मारने लगा था। बच्चों ने उसे पूरा गेम समझा दिया फिर उसके आंखों में पट्टी बांध दिया। फिर सभी बच्चे चारों तरफ फैलने लग जाए हैं। वही आरजू अपने कदम धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए बस उसमें ही डूब चुकी थी पर फिर उसके कदम रुक जाते हैं और आरजू अपने मन में ही कहती है आरजू ये फिर सिद्धार्थ का कोई चाल है। वो फिर मुझे अपने प्यार में डूबा, मुझे सिर्फ तकलीफ देगा। खुद मैं इतना कहने के बाद वो मुड़ वहां से जाने को थी पर सिद्धार्थ उसके पास जा उसे अपने बाहों में भर लेता है जिस कारण आरजू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही सिद्धार्थ अपने आंखों से पट्टी निकाल आरजू को देखता है तो उससे दूर हो कहता है सॉरी। वही सभी बच्चे ये देख हंसे जा रहे थे तो सिद्धार्थ बच्चों के पास जा कहता है मुझसे ये गेम नहीं हो रहा है, तुम सब बच्चे खेलो, मैं तुम लोग के लिए कुछ टेस्टी खाने को ऑर्डर करना हूँ। सिद्धार्थ के बातों को सुन सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वही सिद्धार्थ आरजू के पास भागते हुए जा कहता है सभी गलती करते हैं आरजू, मैंने भी किया है और मुझे सच में अपने गलती का पछतावा है। क्या एक बार तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू फीकी मुस्कान के साथ उसे देख कहती है आखिर 2 दिन में ये रियलाइज आपको कैसे हो गया सिद्धार्थ। आरजू के बायों को सुन सिद्धार्थ कहता है तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला तुम मेरे लिए क्या हो। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू हंसने लगती है जैसे कोई जोक सिद्धार्थ मार रहा हो। वही सिद्धार्थ आरजू का बाजू पकड़ अपने तरफ कर लेता है। तभी आरजू हंसना बंद कर गुस्से में सिद्धार्थ को देख कहती है मैं प्रिंसेस हूँ, आज तक तकलीफों को फेस नहीं की हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़कर गई तो जी नहीं पाऊंगी। सिद्धार्थ के बातों को आरजू कहे जा रही थी तभी सिद्धार्थ कहता है हाँ मैंने कहा क्योंकि श्रेया तुम्हें फंसाना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें ब्लेम करूं उसे जहर देने के लिए, इसलिए मैं बस पता करना चाहता था आखिर पूरा बात क्या है और मैं तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर श्रेया के नज़र में नहीं शो करना चाहता था जिस कारण श्रेया इसके अलावा तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का सोचे। इतना कहने के बाद वो बहुत प्यार से आरजू के आंखों में देख कहता है श्रेया बहुत डेंजरस लड़की है आरजू, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं चाहता था तुम मुझसे दूर रहो ताकि मैं श्रेया का कुछ परमानेंट इलाज कर सलूक और वो तुम्हें हार्म भी ना करे, ये सोच कर कि हम दोनों अलग हो चुके हैं। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू एक बार फिर हंसने लगती है। ये देख सिद्धार्थ को समझ आ जाता है आरजू को उसके बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अपने होंठ को उसके बाजू से हटा कहता है एक दिन तुम्हें अपने सच्चे प्यार का एहसास मैं दिला कर रहूंगा। इतना कहने के इस बाद उससे दूर हो अपना फोन निकाल बच्चों के लिए खाने को कुछ ऑर्डर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अयान घर पर ही काम कर रहा होता है। तभी कुहू अपने लिए कुछ ड्रेस ले अयान के पास जा कहती है कल के एंगेजमेंट के लिए कौन सा ड्रेस अच्छा है अयान। कुहू के सवाल पर अयान अपना काम करते हुए ही कहता है तुम सभी ड्रेस में खूबसूरत लगती हो कुहू, तो कोई भी पहन लो।
अयान के बातों को सुन कुहू वही बैठ जाती है और अपने रोंदू आवाज में कहती है, मैंने इसे 2 बार पहना है और इसे प्यार 5 बार, और ये मैरून वाले में तो बहुत सारा फोटो भी है साथ ड्रेस से रिलेटेड। कुहू यही सब बोले जा रही थी तभी अयान अपने काम से नजर हटा कुहू के तरफ देख कहता है, जान तुम्हें शॉपिंग कर लेना चाहिए था। चैप्टर 177 सोई इबादत को किस। ये सुन कुहू बच्चों की तरह रोते हुए कहती है, कैसे करती, मैं आपके ही तो कहा था मेरे बिना अकेले बाहर मत जाना, और आप खुद इतने बिजी हो कि मेरे तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिए हो, तो मैं आपके पास आ पूछती कैसे। कुहू के शिकायत को सुन अयान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और अपने काम के बंद कर कहता है, जाओ रेडी होकर आओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुन कुहू कहती है, सच्ची, तो अयान अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है तो कुहू झट से खड़ी हो भागते हुए अपने रूम चली जाती है। वही अयान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो खुद भी रेडी होने अपने रूम चला जाता है और कुछ ही वक्त में रेडी होकर नीचे आ जाता है, पर कुहू अब तक नीचे नहीं आई थी तो टाइम देखते हुए कुहू के रूम जाने लगता है। तभी उससे कुहू आते हुए नजर आती है तो वो रुक जाता है। वही कुहू जल्दी से अयान के पास आ जाती है, फिर दोनों मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद दोनों को आता देख ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है तो सुनो कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर कार डोर लॉक कर आगे ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इवान इबादत को लेने जाने के लिए निकल चुका होता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता और इवान पहुंच जाता है, फिर अपने कार को रोक वो कार से बाहर निकल इबादत के रूम जा दरवाजा नॉक करता है तो इबादत समझ जाती है इवान होगा तो वो दरवाजा जा खोल देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उससे इवान के परफ्यूम का स्मेल आने लगता है। तभी इवान कहता है चलो, तो इबादत झट से कहती है, पर मैं कैसे जाऊं, मुझे पहले अपने घर जा कोई ड्रेस लेना होगा तब ना मैं जाऊं, क्योंकि बिना ड्रेस का। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही इवान उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, बहुत बोलती हो तुम, और हाँ, शादी मेरे भाई और भाभी का है तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट तो तुम्हें बनता है ना। ये सुन इवान के होंठ को अपने होंठों से हटा वो कहती है, पर क्यों। इबादत के सवाल को सुन इवान उसके करीब जा उसके गाल को चूम कहता है, बस इस किस के लिए। वही इवान के ऐसा करने से इबादत का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और वो हैरानी से बस खड़ी रही। तभी इवान उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो इबादत बस उसके साथ जाने लगती है। तभी इवान अपने मन में कहता है, रूहानी को अपने जिंदगी में ला नहीं सका पर तुम्हें अपने जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। अपने मन में इतना कह बस उसे अपने साथ अपने कार के पास लेते आता है। कार के पास लाने के बाद उसके लिए कार का दरवाजा ना खोल खुद ड्राइविंग सीट के तरफ जाते हुए कहता है, बैठ जाओ। ये सुन इबादत अपने होंठ को आगे बढ़ा लॉक ढूंढने लगती है। तभी इवान कहता है, क्या कर रही हो, दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें। ये सुन इबादत अपने मन में ही कहती है, इबादत दूर रह तू इवान सर से, तू इवान सर के लायक नहीं है, उनके लिए एक से एक लड़कियां, वो तुझ जैसी अंधी को क्यों चुनेंगे। इतना कहने हुए वो बस खड़ी थी। तभी इवान वो कार के अंदर अब तक बैठना इबादत को ही बस देखे जा रहा था। वो दूसरे तरफ इबादत के पास जा कार का दरवाजा खोल कहता है, प्रिंसेस अब आप अंदर जाकर बैठेगी, मैंने आपने लिए कार का दरवाजा भी खोल दिया है, या मैं आपको बैठा भी दूं। ये सुन इबादत अपने होंठ को थोड़ा आगे कर उसे जब लगता है इधर से ही अंदर जाना है तो वो अंदर जाने लगती है, पर तभी उसे अपने सिर पर जोर का लगता है तो अफसोस से इवान उसके हरकत पर अपने चेहरे को हिला देता है। वही किसी तरफ इबादत कार के अंदर जा बैठ अपने मन में ही कहती है, मुझे सच बता देना चाहिए। अपने मन में उतना कहने के बाद वो ठान लेती है। वही इवान दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। तभी इबादत गहरी सांस भरते हुए कुछ कहने वाली होती है, पर वो कुछ बोले उससे पहले ही इवान कहता है, इबादत। अपन नाम सुन इबादत उस आवाज की तरफ अपने चेहरे को करते हैं। तभी इवान आगे कहता है, रूहानी मेरी बचपन की दोस्त है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, पर वो मेरे भाई से प्यार करती है तो मैं बहुत पहले ही गिव अप कर गया हूं रूहानी से। पर रूहानी इतनी अच्छी है ना कि मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर इबादत, तुम्हारे आने के बाद मैं खुद में कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूं, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। इवान इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा तो वो रुक गया। वही इबादत जो सुनना चाहती थी वो सुन तो नहीं पाई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था अगर वो सच बता देगी तो क्या इवान भी उसे छोड़ देगा। अपने मन में ये सब हो इबादत सोच रही थी और इन सब को सोचते हुए वो अपने अतीत में चली गई। वही इवान फोन पर कार चलाते हुए ही बातें कर रहा था।
वही इबादत अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को विंडो में रख अपने अतीत को सोचे जा रही थी। फ्लैशबैक। 11th क्लास में इबादत बहुत सुरीला गाती थी जिस कारण पूरा स्कूल इबादत का फैन था। तभी स्कूल का पॉपुलर बॉय अभिषेक इबादत को प्रपोज किया। कहीं ना कहीं कई बार इबादत अभिषेक से टकराई थी और उससे प्यार भी होने लगा था, पर अपने प्यार का इजहार आगे से खुद करने का उसके पास हिम्मत नहीं था। पर अभिषेक खुद आगे से उसे आकर प्रपोज किया तो इबादत ने हाँ कह दिया था। फिर दोनों के रिलेशनशिप को 2 महीना हो गए थे, तभी इबादत का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई। तब एक बार भी ये सुनने के बाद अभिषेक उससे मिलने नहीं आया। इबादत जब थोड़ी ठीक हो गई तो जब पंखुड़ी उससे मिलने आए तो पंखुड़ी से अभिषेक को कांटेक्ट की। तभी अभिषेक ने साफ कह दिया था वो किसी अंधी के साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता है। उस दिन इबादत पूरी टूट गई थी, पर पंखुड़ी ने उसे बहुत संभाला था, इसलिए पंखुड़ी इबादत के लिए उसकी जान थी। फ्लैशबैक एंड इबादत अपने पास्ट को सोचते सोचते सोच चुकी थी। वही इवान फोन में बात करने के बाद इबादत के तरफ देख उसे आवाज दिया। उसे गहरे नींद में पा इवान एक मॉल के पास जा कार रोक, कार से बाहर निकल कार को लॉक कर इबादत को सोने दे। मॉल के अंदर जाने से पहले अपने चेहरे को ढक मॉल के अंदर जा लहंगे के सेशन में चला जाता है। फिर इबादत के लिए लहंगा देखने लगता है। इवान को पिच रंग का लहंगा बहुत पसंद आता है तो वो उसे इबादत के लिए ले लेता है। फिर मॉल से बाहर निकल अपने कार के पास जा उसे अनलॉक कर कार के अंदर जा बैठ जाता है। फिर इबादत के तरफ मुस्कुराते हुए देख कपड़े का बैग पीछे के शीट में रख इबादत के टीआर देख उसके करीब जा उसके गाल को प्यार से चूम लेता है। फिर अपने शीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगता है और कुछ ही वक्त के बाद पंखुड़ी का घर आ जाता है तो इवान अपने सीट बेल्ट को खोल देता है। वही पंखुड़ी कार का आवाज सुन बाहर आ जाती है। वही इवान इबादत के करीब जा उसके बालों को संवारते हुए प्यार से कहता है पंखुड़ी का घर आ गया है। इवान के आवाज को सुन इबादत का नींद खुल जाता है और वो इवान के ऐसे छूने से झट से कहती है आपने मुझे उठाया क्यों नहीं और मुझे। इससे आगे कुछ और कहती तभी इवान उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है बहुत बोलती हो, थोड़ा कम बोलो, किया को मुझे शांति पसंद है। इवान के बातों को सुन इबादत शांत हो जाती है। वही इवान उससे दूर हो पीछे के तरफ मुड़ अपने होंठ को आगे बढ़ा लहंगे के बैग को लेने लगता है। वही इबादत कार के हैंडल को टटोल कर कार से बाहर निकल जाती है। जब इवान बैग ले इबादत को बाहर जाता देख अफसोस से अपने चेहरे को हिला देता है। वही पंखुड़ी इबादत को देख मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाती है। वही इवान कार से बाहर निकल इबादत पंखुड़ी के पास जा लहंगे का बैग इबादत के तरफ बढ़ा कहता है इबादत तुम्हारा लहंगा। ये सुन इबादत हैरान रहती है, साथ ही वो क्या बोले कैसे इवान से ये सब पूछे और बैग किस तरफ है इबादत को समझ नहीं आ रहा था। वही इबादत के चेहरे को देख पंखुड़ी अपने मन में ही सवाल करती है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या फिर भी इबादत अपने आंखों का राज इवान भैया को नहीं बताए है। ये सोचते हो पंखुड़ी इवान के होंठ से ले कहती है अच्छा वैसे आप क्या बाहर से हो, बैग को दे रहे अंदर चलिए। ये सुन इवान इबादत को देखते हुए ही कहता है बाद में आऊंगा पंखी, मुझे अभी थोड़ा काम है। ये सुन पंखुड़ी ठीक है कह देता है। फिर इवान आखिरी बार इबादत को देखता है और वहां से जाने लगता है। इवान के जाने के बाद पंखुड़ी इबादत से सवाल करती है क्या इवान भैया को तुम्हारे आंखों का अब तक नहीं पता है। ये सुन इबादत बस अपने चेहरे को झुकाए कहती है पता चलना भी किया चाहिए। इबादत के इस बात को सुन पंखुड़ी झट से कहती है क्योंकि तुम भैया से प्यार करती हो, मत बोलना ये झूठ है। पंखुड़ी के बातों को सुन इबादत उदासी से भरे आवाज में कहती है हाँ करती हूँ, बहुत करती हूँ, पर शायद इवान सर सिर्फ रूहानी से करते हैं। इबादत के बातों को सुन पंखुड़ी कहती है पागल है क्या तू, रूहानी दी भैया की बस दोस्त है। दोनों बाहर हो इस बारे में बहस किए जा रही थी तभी सीरत बाहर आ कहती है दी आप दोनों बाहर क्या कर रही है, मम्मा कब से वेट कर रही है। ये सुन इबादत पंखुड़ी फिर सीरत के साथ घर के अंदर जाने लगते हैं। दोनों के बीच का माहौल देख सीरत को समझ आ रहा था जरूर कोई बात है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ एनजीओ से जा रहा था तभी जाते हुए आखिरी बार आरजू के पास जा कहता है तुम्हारा भाई अक्ष शादी करने वाला है। चैप्टर 178 सगाई के लिए रेडी होना। ये सुन आरजू सिद्धार्थ को देखने लगती है तभी सिद्धार्थ कहता है मैंने न्यूज में सुना है, वैसे अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे अक्ष भाई से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा।
सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू कहती है क्या समझाएगा आपकी मेरे भाई सही थी आपने मुझे इस्तेमाल कर छोड़ दिया। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ अपने चेहरे को शर्मिंदगी से झुका लेता है फिर आगे कुछ न कह वहां से चला जाता है। वही सिद्धार्थ के जाने के बाद आरजू अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। वही सिद्धार्थ अपने कार में जा बैठ कहता है सॉरी आरजू बहुत गलत किया हूं मैं तुम्हारे साथ पर सब कुछ सुधार कर रहूंगा और मुझे पता है तुम अपने भाई के शादी में जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। खुद मैं इतना कहने के बाद वो कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। आज का दिन धीरे धीरे पार होने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। मुंबई में पंखुड़ी अपने रूम में इबादत और सीरत के साथ थी। तभी कुछ तक बात करने के बाद सीरत सो गई। सीरत के सोने के बाद पंखुड़ी इबादत का हाथ पकड़ उसे हॉल में अपने साथ ले जाती है फिर उसके हाथ सोफे पर बैठ जाती है। तभी इबादत कहती है तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए हैं। इबादत के इस सवाल पर पंखुड़ी कहती है ताकि मैं जान सकूं तू इवान भैया से अपना सच क्यों छिपा रही है। पंखुड़ी के बातों को सुन इबादत कहती है क्यों मैं इवान से को सर बताऊं जब हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं तो। इबादत के बातों को सुन पंखुड़ी उसके बाजी को कसके पकड़ कहती है फिर क्यों इवान भैया और तू एक डीजी को किस कर रहे थे। किस के बात को सुन इबादत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही पंखुड़ी उस किस के बारे में कहती रहती है तो इबादत गुस्से में आ कहती है इवान सर ने जितनी बार किस किया है मुझे नशे में वो भी रूहानी समझकर किया है। हाँ मैं उनसे पाव वाला प्यार करती हूँ पर वो मुझसे नहीं प्यार करते पंखू। इतना कहने के बाद इबादत के आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी पंखुड़ी उसे अपने बाहों में भर कहती है सॉरी इबादत मैंने तुझसे ये सब पूछा। इतना कहने के बाद बस उसे शांत करने लगी। तभी इबादत शांत हो गई तो उसके मन को डाइवर्ट करने के लिए पंखुड़ी कुछ और बातें करने लगी। धीरे धीरे इबादत का मन लाइट हो गया तो फिर दोनों सोने चली जाती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो गया था। रोबिन तानिया सीरत पंखुड़ी इबादत पांचों साथ बैठ नाश्ता किए। फिर नाश्ता करने के बाद तानिया सीरत के लिए कुछ गहनों का सेट ला उसे दिखाते हुए सवाल की सीरत ये गहने कैसे हैं। ये सवाल सुनते ही सीटर उन गहनों को देखते हुए कहती है बहुत सुंदर है मम्मा। तभी तानिया मुस्कुराकर कहती है तो आज तुम इसे ही पहनना। ये सुन सीरत मुस्कुराकर हाँ कह देती है। फिर तानिया खड़ी हो अपने रूम जाती है तो रोबिन भी उसके पीछे रूम जाता है। वही पंखुड़ी को अपना लहंगे का ब्लॉक ढीला हो रहा था तो अपनी मम्मा के पास जा रही थी ताकि तानिया उसे टाइट कर दे। पर वो अपनी माँ पापा का बात सुन बाहर ही रुक जाती है और फिर दीवार से सर दोनों का बात सुनने लगती है। तानिया ये सब क्या है वो गहने तो हमने पंखू के लिए बनवाया था ना तो तुम उसे सीरत को क्यों दे दी। रोबिन के सवाल पर तानिया कहती है पंखू के लिए बाद में नए बनवा देंगे जब उसकी शादी होगी तो पर अभी सीरत का शादी हो रहा है और इतने जल्दी पैसे का इंतजाम कर जैन बनवाने में बहुत। वो इतना कही ही थी कि तभी रोबिन कहता है तानिया मैंने कभी तुम्हें पैसे का टेंशन लेने को कहा है और हाँ जो पंखू का है वो सिर्फ पंखू का है समझ आया। तभी पंखुड़ी अंदर आ कहती है पापा सीरत भी तो पंखू की ही बहन और गहने का क्या है। माँ सही बोल रही बाद में जब मेरे शादी होगी तब नए गहने बन जाएंगे। अब आप दोनों इस बात पर बेहेश करना बंद करिए और मम्मा आप जल्दी से मेरे ब्लाउज को ठीक कर दीजिए। ये सुन तानिया झट से सवाल करती है तेरे ब्लाउज को क्या हुआ है। तानिया के सवाल पर उदासी से भरे आवाज में पंखुड़ी कहती है ये ढीला हो रहा है। पंखुड़ी के बातों को सुन तानिया कहती है ढीला होगा नहीं खाती पीती है नहीं और वहां जाकर लगता है और खाना पीना बंद कर दी है। देख अपने आप को कितनी प्यारी पहले दिखती थी और अब सूखा पापड़ बन गई है। अपनी माँ के ताने को सुन पंखुड़ी अपने डैड की तरफ देखी है तो रॉबिन कहता है अब मेरी बेटी को ताना देना बंद करो और जल्दी से टाइट कर दो। ये सुन तानिया गुस्से में टाइट करने के लिए बैठ कहती है नहीं डांटूंगी तुम्हारी बेटी को। इतना कहने के बाद वो टाइट करने लगती है। वही पंखुड़ी और रोबिन बस मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायचंद मैंशन में सगाई का पूरा तैयारी चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त जो चुका था सभी सगाई के लिए रेडी होने लगे थे। वही पंखुड़ी ने पेरेंट ग्रीन पहना था तो इबादत इवान का सेलेक्ट किया लहंगा पिंक लहंगा पहनी थी। वही सीरत पुरपाल रंग का लहंगा पहनी थी। तीनों लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। वही तानिया ने मैरून साड़ी पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही रोबिन ने भी मैचिंग ब्राउन कुर्ता पहन लिया था। फिर पांचों रायचंद मैंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अक्ष ने पर्पल कोट पैंट पहना था जिसमें वो बहुत चार्मिंग लग रहा था।
वही पलक स्काई ब्लू रंग का लहंगा पहनी थी, उससे देख ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से परी जमीन कार उतर आए हो। वही मोक्ष व्हाइट थ्री पीस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। वही नकुल ज्यादातर ब्लैक पहना करता था तो उसने हमेशा की तरह ब्लैक ही पहन लिया था और ब्लैक में वो हमेशा की तरह डेमोन किंग लग रहा था। वही रूहानी ने पिच रंग का लहंगा पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वही अमानत ने गाउन पहना था और गाउन में वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। धीर ने गेट सूट पहन लिया था जिसमें हमेशा की तरह ही बहुत हैंडसम लग रहा था और जानवी ने भी येलो गाउन पहन लिया था जिसमें वो बहुत क्यूट और बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। वही इवान ने इबादत के लिए पिंक ड्रेस लिया था तो वो भी पिंक कुर्ता पहन लिया। जब वो कुर्ता पहन नीचे आया तो अमानत पलक जाने तीनों उसका टांग खींचने लगी थी। इवान कुर्ता जल्दी पहनता नहीं था, इनफैक्ट रायचंद भाइयों में कोई कुर्ता नहीं पहनते थे। ये पहली बार था जब इन पांचों भाइयों में से कोई कुर्ता पहना था। वही रूहानी भी इवान के पास जा रही थी तभी नकुल उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हें कुर्ता पसंद है तो कह देती मैं भी पहन लेता और मैं कुर्ता में इवान से भी ज्यादा स्मार्ट लगता। नकुल के बातों को सुन रूहानी मुस्कुराने लगी, फिर उसके करीब जा उसके टाई तो ठीक करते हुए कहती है, तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो पर तुम्हारे अंदर बहुत जलन है। ये सुन नकुल उसके कमर पर होंठ रख अपने करीब और सटा कहता है, जलन तो होगा ही, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो। नकुल के बातों को सुन रूहानी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी रूहानी रोबिन, सीरत और बाकी को आता हुआ देखती है तो नकुल से दूर हो कहती है, अच्छा अच्छा अब ये सब बाद में मेहमान आ रहे हैं और भाभी के परिवार वाले भी, तो जाओ जाकर स्वागत करो। रूहानी के बातों को सुन नकुल मुस्कुराता है, फिर हाँ बोल छा जाता है, सभी मेहमान आ चुके थे, अयान और कुहू भी आ जाते हैं। तभी अयान कुहू दोनों को पता चलता है सीरत को उसका परिवार मिल गया कि उसका परिवार और कोई नहीं रोबिन और उसको वाइफ ही है। फिर सभी के आने के बाद सगाई में रस्म शुरू होने को था तभी रूहानी साइड में जा आरजू को वीडियो कॉल करने लगती है। चैप्टर 179 इवान का सॉन्ग। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू उदासी से अपने रूम के विंडो के पास बैठी हुई थी। जब उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन स्क्रीन पर देखती है। रूहानी का वीडियो कॉल आता देख बेड पर जा कॉल उठा लेती है ताली रूहानी को पता ना चले कुछ। तभी जैसे ही वो कॉल उठाती है उसे रूहानी का चेहरा दिखता है। तभी रूहानी कहती है, सगाई का रस्म शुरू होने वाला है आरजू, मैं तुझे वहां ले जा सब दिखाती हूँ, बस तू कुछ कहना मत। आरजू को लगा था कोई उसे याद नहीं करेगा पर रूहानी अपने बेस्ट फ्रेंड को याद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता था। वही अमानत ने बहुत बार सवाल किया था सुबह से पर सभी कोई ना कोई रीजन बना दिए थे। सगाई का रस्म शुरू हो गया। अक्ष सीरत और सीरत अक्ष को दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दिए। फिर तालियों का शोर बजने लगा है। फिर रूहानी साइड में जा आरजू से बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। फिर सभी पार्टी एंजॉय करने के बाद सभी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी मेहमान जाने लगते हैं तो अक्ष सीरत का होंठ पकड़ अपने साथ साइड में ले जाता है। फिर उसे दीवार से चिपका कहता है, मुझसे मिले बिना जाओगी। ये सुन सीरत मुस्कुरा कर कहती है, ऐसे कैसे आपसे मिले बिना जा सकती थी मैं। सीरत के बातों को सुन अक्ष उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। तभी नकुल वहां आता है और कहता है, भैया भाभी प्यार शादी के बाद कर लेना। ये सुन अक्ष झट से सीरत से दूर हो जाता है। फिर सीरत नकुल के तरफ देखती है और झट से वहां से भाग जाती है। वही नकुल मुस्कुराने लगता है। वही अक्ष अपने भाई को कठोरता से देखता है, फिर कहता है, तुम्हें तो बाद में देख लूंगा। इतना कहने के बाद अक्ष वहां से जाने लगता है। वही नकुल को समझ आ गया था उसका तो अब अपने भाई के हाथों सामत आने वाला है उसका। कुछ वक्त के बाद सभी चले जाते हैं। सीरत और उसका पूरा परिवार भी जा रहे होती है। तभी इवान बस इबादत को जाता हुआ देखता रहता है। फिर अपने रूम में जाने लगता है। तभी रूहानी उसके पास जा सवाल करती है, इवान तुमने कुछ खाया नहीं है। रूहानी के सवाल को सुन इवान मुड़ रूहानी के तरफ देख कहता है, तुम्हें सबका इतना ख्याल क्यों रहता है। इवान के सवाल को रूहानी कहती है, अच्छा लगता है ख्याल रखना इसलिए। रूहानी के बातों सुन इवान मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, मुझे भूख नहीं, गुड नाइट। ये सुन रूहानी आगे कुछ नहीं कहती है। तभी उसके पास नकुल आ जाता है और उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो रूहानी उससे सवाल करने लगती है, क्या कर रहे हो नकुल। तभी नकुल कहता है, कभी तो अपना मुंह बंद कर मेरे साथ चल लिया करो। ये सुन रूहानी कुछ नहीं कही और शांति से नकुल के साथ जाने लगी। वहीं नकुल मुड़कर दोनों को देखा फिर अपने रूम चला गया।
रूम जाने के बाद वो अपने गिटार को जा अपने हाथ में ले अपने बेड में जा बैठ अपने आंखों को बंद कर गाना गाना शुरू कर देता है। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वही दूसरी तरफ कार में इबादत बैठी थी और ठंडे हवाओं को अपने चेहरे को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगा। कुछ ही वक्त के बाद रोबिन का घर आ चुका था, तो जैसे ही रोबिन ने कार रोका तो सभी बाहर निकल घर के अंदर जाने लगते हैं। फिर पनखुली इबादत को अपने साथ साइड में ले जाती है और कहती है, इबादत तुझे पता है इवान भाई सिर्फ तुझे देखे जा रहे थे आज। ये सुन इबादत कहती है, पनखू मैं इवान सर के टॉपिक से दूर रहना चाहती हूं, तो प्लीज अब से उनका कोई बात नहीं होगा हमारे बीच। इबादत ने आज पहली बार गुस्से में कहा था, तो पनखुली अपने चेहरे को झुका कह देती है, ठीक है इबादत। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। वही इबादत को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, आज पहली बार वो पनखुली से ऐसे बात कर रही थी। चैप्टर 180 सिखाना और कंफ्यूजन। उदासी से अपने चेहरे को झुका वो भी वहां से रूम के अंदर चली जाती है। फिर पनखुली उसे आता देखी तो पनखुली उसके लिए रात का ड्रेस निकाल उसके पास जा उसके होंठ को पकड़ती है, फिर आगे कर उसके होंठ में कपड़ा रख देती है, फिर वहां से बेड पर चली जाती है। वही सीरत उन दोनों के तरफ देख इतना तो समझ गई थी कि दोनों के बीच जरूर कुछ अनबन हुआ होगा, तो वो पूछना तो चाहती थी पर दोनों दोस्त थे तो सीरत पूछना सही नहीं समझती है, तो वो बेड पर जा लेट जाती। वही पनखुली इबादत के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही वक्त में इबादत अपने कपड़े को बदल बाहर आ जाती है, फिर बेड के पास आ बैठ जाती है तो पनखुली खिसक जाती है ताकि इबादत आराम से लेट जाए। फिर इबादत लेट जाती तो पनखुली भी सो जाती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। इबादत और पनखुली को वापस वहां जाना, तो सुबह का नाश्ता करने के बाद कैब बुक कर दोनों वहां से लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रायचंद मैंशन में सभी एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ता करते वक्त अक्ष सीरत को बहुत मिस कर रहा होता है। वहीं मोक्ष पलक की तरफ देख रहा होता है। तभी पलक को मचलहट होना शुरू हो जाता है, तो वो खाना बीच में ही छोड़ भागते हुए जाने लगती है, तो मोक्ष भी छोड़ उसके पीछे पीछे जाता है। वही बाकी के लोग भी देखने जाने वाले होते हैं, पर अक्ष कहता है मोक्ष गया है ना, वो संभल लेगा। ये सुन सभी बैठ अपना नाश्ता तो करने लगते हैं, पर सभी को पलक का बहुत चिंता होने लगता है, क्योंकि जब से पलक आई थी तब से वो बीमार ही थी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष पलक के पास जा उसके पीठ को सहलाता है, पर पलक अपने चेहरे को धोने के बाद उसे खुद से दूर धकेल देती है और जाने लगती है। तभी मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, चश्मिश बचपन से प्यार की हो मुझसे, पर मुझ पर इतना भी तुम्हें भरोसा नहीं है। मोक्ष के बातों को सुन पलक कहती है, बहुत भरोसा था तब तक जब तक मुझे तुम्हारा सच नहीं पता था, पर अब मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रात बिताए होगे और कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई होगी और कितनों को तुमने तकलीफ दिया होगा। पलक के बातों को सुन उसे अपने और करीब कर कहता है, जिससे मैं प्यार करता हूं बस उसे हो तकलीफ से सकता या उसके साथ ही कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक होता है। अपने बातों को कहने के बाद उसे अपने बाहों से आजाद कर वो जाने लगता है। वही पलक बस मोक्ष को देखती रहती है। वही मोक्ष उसके रूम से बाहर जाने के बाद अपने रूम में चला जाता है, फिर अपने रूम के दरवाजे को बंद कर सिगरेट को जला सिगरेट के कस लेने लगता है। साथ हो वो शराब का बोतल निकाल शराब भी पीने लग जाता है। वहीं नकुल नाश्ता खत्म कर पलक के रूम जाता है और दरवाजा नॉक करता है, तो पलक आ दरवाजा खोलती है। तभी नकुल अंदर की तरफ देखता है, मोक्ष को ना देख वो पलक के नम आंखों को देखा तो बस उसके माथे पर अपना होंठ रख कहता है, अपना ध्यान रखो और हाँ, अगर कुछ भी बात तुम्हें अपने भाई से शेयर करना हो तो आ जाना।
ये सुन पलक बस मुस्कुरा देती है। तो फिर नकुल वहां से जाने लगता है तो पलक रूम का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं नकुल मोक्ष के रूम जा दरवाजा नॉक करता है तो मोक्ष अपने नशे से भरे आवाज में सवाल करता है, कौन? तभी नकुल उसके आवाज से ही समझ कहता है, मैं हूं भाई। ये सुन मोक्ष मुश्किल से खड़ा होता है, फिर दरवाजा जा खोल देता है। तो फिर उसके हालत को देख नकुल रूम के अंदर आ दरवाजा लॉक कर कहता है, ये सब क्या है मोक्ष? पीना बंद करो, पीने से कुछ नहीं होगा। ये सुन मोक्ष हंसते हुए कहता है, तो किससे होगा भाई? बोल ना, जितना कोशिश कर रहा उतना ही बात बिगड़ रहा है। इतना कहने के बाद जो जो कुछ दिनों से हो रहा है वो सब मोक्ष नकुल को बता देता है। तो नकुल यू अपने साथ बेड के पास ले जा, उसे बैठने का बोल। उसके साथ बैठ कहता है, यार तू मोक्ष ओब्रॉय है, इस छोटे से चीज से तू इतना परेशान हो गया है यार। तू पलक के सामने सच ला, खुद को सही प्रूफ कर और ये भी प्रूफ कर कि तू उससे कितना प्यार करता है। मैं तुम्हें बचपन से कहता आया था कि तेरे अंदर पलक के लिए फीलिंग्स है, पर तू समझने को रेडी ही नहीं था। तो अब तुझे मेहनत करना ही होगा ना। ये सुन मोक्ष नकुल के बातों पर एग्री कर रहा था। वो शराब के बोतल को साइड में रख नकुल का हॉन्ट पकड़ कहता है, कोई आइडिया मुझे देना यार, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं? ये सुन नकुल कुछ सोचते हुए उसे बताने लगता है उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे उस लड़की का सच बाहर भी आ जाए और पलक के सामने वो सब कुछ प्रूफ भी कर ले। इधर नकुल मोक्ष को सब समझा रहा था करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अशोक अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो अपने फोन को निकाल बार बार आरजू का नंबर टाइप कर रहा था। फिर वो उसके नंबर को अरेज कर अपने फोन को टेबल पर रख देता है। फिर अपने सिर को चेयर पर टिका खुद में ही कहता है, मुझे पता है वो मुझे कभी नहीं मिल सकती है, फिर भी मैं उसे पाने के लिए कोशिश क्यों कर रहा हूँ? खुद में सवाल करते हुए वो परेशान हो अपने आंखों को बंद कर लेता है। वहीं आरजू एनजीओ के बच्चे को सुबह के नाश्ते के बाद पढ़ना शुरू कर देती है। तभी सिद्धार्थ एनजीओ आरजू के पीछे खड़ा हो उसके करीब जा कहता है, जो आज तक खुद मुश्किल से पास हुई है वो बच्चों को पढ़ा रही है। सिद्धार्थ के बातों को सुन वो मुड़ सिद्धार्थ को अपने गुस्से से भरे नजर से देखती है। फिर कहती है, आप बहुत अच्छे हो ना स्टडी में, तो पढ़ाओ बच्चों को। ये सुन सिद्धार्थ कहता है, ओके प्रिंसेस। इतना कहने के बाद उसके होंठ से बोर्ड पेन ले बच्चों को पढ़ने लगता है। वही आरजू एक बच्चे के पास जा बैठ वो भी देखने लगती है आखिर सिद्धार्थ पढ़ा कैसे रहा है। वही सिद्धार्थ भी पढ़ते हुए बस बार बार आरजू की तरफ देखे जा रहा था। तो आरजू अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है तो सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो बच्चों को पढ़ाते हुए ही अपने मन में कहता है, बस एक मौका चाहिए आरजू, फिर मैं सब कुछ बदल दूंगा अपने मन में। इतना कहने के बाद वो वापस पढ़ने में कंसेंट्रेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रूहानी रेडी हो जा रही होती है। तभी नकुल जो अभी मोक्ष के रूम से बाहर निकला ही था वो रूहानी के पास जा उससे सवाल करता है, कहाँ जा रही हो? नकुल के सवाल पर रूहानी कहती है, आजकल तुम सब कुछ भूल जाते हो, आज मेरा एग्जाम है। इतना कहने के बाद रूहानी अपने होंठों का पाउट बना लेती है। तो नकुल अपने होंठ को उसके चेहरे पर रख कहता है, कितनी बार कहा है ऐसा चेहरा मत बनाओ, नहीं तो तुम्हें रूम में कैद कर लूंगा और बस तुम्हें ही देखता रहूंगा मैं। नकुल की बातों को सुन रूहानी उसके होंठ को अपने चेहरे से हटा कहती है, नहीं बना रही हूं, अब मैं जाऊं। ये सुन नकुल कहता है, रुको मुझे अपना कोट लेकर आने दो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये सुन रूहानी ने बस हाँ कह दिया। वही इवान दूसरे फ्लोर पर रेलिंग पर खड़ा हो बाद रूहानी और नकुल को ही देख रहा था। फिर कॉफी खत्म करने के बाद जो सर्वेंट सामने से पार हो रहा था उसे कब से अपने रूम जाने लगता है। तभी धीर उसके पास आ कहता है, इवान भाई अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मुझे आपसे कुछ सीखना है। ये सुन इवान सवाल करता है, क्या? इवान के सवाल पर वो अपने भाई का होंठ पकड़ कहता है, मुझे गाना गाने सीखा दीजिए प्लीज, बस एक गाना जिससे मैं जानवी को इम्प्रेस कर सकूं। धीर के बातों को सुन इवान कहता है, आज मुझे पार्टी में जाना है तो मैं कल सिखा देता हूँ। ये सुन धीर झट से कहता है, भाई आपको शाम को जाना है और अभी सुबह ही हुआ है, तो प्लीज मुझे कुछ देर सिखा दीजिए। अब ये सुन इवान क्या कहता, उसने बस ठीक है कह दिया। फिर दोनों इवान के रूम जाते हैं। फिर धीर उसके गिटार को जैसे ही होंठ लगता है उसके होंठ को झटक कहता है, मुझे पसंद नहीं, मेरे फेवरेट गिटार को कोई टच करे। इवान के इस बात को सुन धीर अपना मुंह बना कहता है, रूहानी टच करती है तब तो तुम उससे ये बात नहीं कहते हो। धीर के इस बात को सुन इवान उसे घूर कर देखता है तो धीर सिल्ली का मुस्कान दे अपने बालों पर होंठ फेर कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, वैसे ये गिटार नहीं टच कर सकता तो मैं सीखूंगा कैसे?
धीर के सवाल कार इवान अपने केबट के पास जा दूसरा गिटार निकाल धीर के पास जा गिर धीर के तरफ बड़ा कहता है। इससे ये सुन वो झट से गिटार ले लेता है। फिर इवान अपना गिटार ले पहले उसे सीखता है गिटार पकड़ते कैसे है, स्टार्ट कैसे करते, बाकी सब कुछ फिर धीरे धीरे कर सीखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी और इबादत दोनों ही पहुंच गई थी। फिर दोनों रूम के पास जाने लगती है। तभी पंखुड़ी रूम के बाहर दीवार से सटे चिराग को देखती है। वहीं फिर पंखुड़ी कहती है, इबादत मैं आती हूं, तू रूम के अंदर जा। ये सुन इबादत सवाल करती है, कहाँ से? इबादत का सवाल सुन पंखुड़ी कहती है, वो मेरे ग्रुप को एक लड़की से मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गया है, तो लास्ट टाइम उससे मिलने का सोच रही हूँ। ये सुन इबादत ठीक है कह रूम के अंदर चली जाती है। इबादत के जाते ही चिराग पंखुड़ी का होंठ पकड़ लेता है, तो पंखुड़ी अपने होंठ को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मेरा होंठ कोई देख लेगा। पंखुड़ी के बातों को सुन चिराग कहता है, देख लेने दो। इतना कहने के बाद उसे अपने साथ उसे ले जाने लगता है। तभी पंखुड़ी कहती है, अगर कोई देख लिया तो आपका रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा। चैप्टर 181 तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। पंखुड़ी के इस बात से भी चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस उसे अपने साथ लेते जाए जा रहा था। कुछ ही वक्त में वो उसे अपने रूम के अंदर ला, रूम का दरवाजा बंद कर उसे अपने बाहों में खींच उसे अपने बाहों में जकड़ कहता है, मुझसे ऐसे दूर मत जाया करो, तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है। चिराग के बातों को सुन पंखुड़ी उसे खुद से अलग कर कहती है, जिसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, उसके बिना आपको अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है। ये सुन चिराग कुछ न कह उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। चिराग के ऐसा करने से पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी चिराग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं वाला हूँ, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। चिराग की बातें पंखुड़ी को कंफ्यूज्ड कर रही थी। चिराग उसके होंठ को पकड़ उसे बेड के पास ले जा उसे बैठा देता है। फिर उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से कहता है, पंखुड़ी तुम जिंदगी भर के लिए मेरे पास आ जाओ। वैसे भी रॉबिन तुम्हारे अपने डैड नहीं है, और अब तो रॉबिन को उसकी अपनी बेटी मिल गई है, तो वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं देगा, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। जो बात किसी को पता नहीं वो चिराग को पता है। ये सुन पंखुड़ी उसे हैरानी से भरे नजर से देखने लगती है। फिर अपने हैरानी से भरे आवाज में सवाल करती है, आपको कैसे पता ये सब? ये सवाल सुन उसके गाल पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए चिराग कहता है, मैं अपने चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ। चिराग का ये बात सुन पंखुड़ी उसके होंठ को अपने चेहरे से हटा कहती है, मैं कोई चीज नहीं हूँ, और हाँ मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी आप मत करिए। पंखुड़ी की बातों को सुन अपने आंख को बंद कर चिराग गहरी सांस भर अपने आंख को धीरे से खोल पंखुड़ी के बेहद करीब का कहता है, बेबी मैंने लोगों का रियलिटी देखा है, बस मैं नहीं चाहता जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द कभी तुम सहो। चिराग की बातें पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था। वही चिराग उसके होंठों को फिर अपने होंठों से मिला उसे प्यार से चूमने लगता है, तो पंखुड़ी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर चिराग उसके होंठ को पकड़ उसके होंठ को उसके पीछे कर पीठ से सटा उसके होंठों को प्यार से कुछ देर तक चूमने के बाद उससे दूर हो उसके माथे को भी प्यार से चूम लेता है। वही पंखुड़ी चिराग को गुस्से में घूरे जा रही थी, पर चिराग तो बस मुस्कुराए जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके आंखों में देख कहता है, अच्छा बेबी गुस्सा करना बंद करो, मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ जिंदगी भर, तो तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो मैं रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। चिराग के बातों को सुन पंखुड़ी कहती है, मुझे किसी से नहीं आपसे प्रोटेक्शन का जरूरत है। पंखुड़ी के कड़वे बातों को सुनने के बाद भी चिराग बस मुस्कुरा देता है। वही पंखुड़ी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो आज इतना कुछ कह रही है, पर चिराग को जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है और न ही उसके साथ वैसा फोर्स कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पढ़ने के बाद सभी बच्चे खेलने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ आरजू के पास खड़ा हो जाता है, तो आरजू वहां से जाने लगती है, तो सिद्धार्थ उसके होंठ को पकड़ कहता है, तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो बेबी। सिद्धार्थ के बातों को सुन वो अपने होंठ को छुड़ा कुछ न कह अपने कदमों को तेजी से बढ़ा जाने लगती है, ताकि इस बार सिद्धार्थ उसके होंठ को पकड़ उसे रोक ना ले। तो वही सिद्धार्थ आरजू को उदासी से बस जाता हुआ देखने लगता है। तभी एक प्यारी से बच्ची उसके पास खड़ी हो सवाल करती है, आप मेरी दी को तंग क्यों कर रहे हैं? बच्ची का सवाल सुन सिद्धार्थ अपने चेहरे को बच्ची के तरफ मुड़ अपने नजर को झुका नीचे बिट्टी सी बच्ची को खड़ा देख कहता है, मैं तुम्हारी दो को तंग नहीं तो
बच्चों अपने कमर पर हाथ रख अपने मासूमियत से भरे आवाज में कहती है, मैंने अपने आंखों से आपको देखा है। सिद्धार्थ ऐसे भी बच्चे को बहुत मुश्किल से डील कर पाता था और बच्चे ऐसे हो तब तो डील कर पाना मुश्किल होता था। उसके लिए वो जमीन पर अपने घुटनों के बल मुश्किल से बैठ बच्ची के गाल पर प्यार से हाथ रख कहता है, मैं तंग नहीं कर रहा, मैं तो प्यार करता हूं पर तुम्हारी दी को मेरा प्यार दिख नहीं रहा है। ये सुन बच्ची कहती है, प्यार तो। सिद्धार्थ अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है तो बच्ची कहती है, दी के लिए गिफ्ट लेकर आओ तो वो आपने प्यार करे शायद। ये सुन सिद्धार्थ अपने होंठ को नीचे कर बच्ची को देख सवाल करता है, क्या गिफ्ट लाऊं। ये सवाल सुन बच्ची अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ऑफ हो, अब अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया जाता वो मैं कैसे बताऊं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, ना कोई मुझे गिफ्ट देता है। छोटी सी बच्ची का बात सुन सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो कहता है, ओके मैं कोई गिफ्ट सोचता हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है। तभी बच्ची वहां से जाते हुए कहती है, अच्छा गिफ्ट लाना और दी मान जाए तो मुझे भी डॉल हाउस चाहिए। अपने बात को कहने के बाद वो भाग जाती है। वही सिद्धार्थ खुद में मुस्कुराते हुए कहता है, अगर एक बार तुम्हारी दी मान जाए तो तुम्हें क्या सबको मैं डॉल हाउस ला कर दूंगा, पर अभी ये सोचना है मैं क्या गिफ्ट दूं। आज तक तो मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया हूं। खुद में ये सब कहते हुए सवाल कर आइडिया कौन दे सकता है, इसका ख्याल आते ही वो एनजीओ से बाहर चला जाता है और अपने कार में जा बैठ कार को रफ्तार से ड्राइव करते हुए अपने दोस्त अनुज के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रूहानी एग्जाम देने का चुकी थी और नकुल रूहानी के आने का इंतजार अपने कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा तो वो अपने फोन को अपने जेब से निकाल देखा, फिर नंबर से कॉल आता देख वो कॉल रिसीव कर लिया। फिर जैसे ही हेलो किया तो कॉल के दूसरे तरफ का बात सुन वो अपने फोन को रख कार स्टार्ट कर कार को आगे बढ़ाते हुए रूहानी को मैसेज कर देता है और खुद कॉलेज से निकाल जाता है। कुछ ही वक्त के बाद वो बड़े से खंड मेंशन के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो कार से बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर चला जाता है। तभी एक आदमी नकुल के पास आता है और कहता है, बॉस वो भागने का कोशिश कर रहा था। ये सुन नकुल अपने होंठ को आगे बढ़ता है तो वो आदमी उसके होंठ में गन रख देता है, फिर उस गन को पकड़ उस आदमी के साथ जाने लगता है। कुछ ही वक्त में वो उस आदमी के साथ एक रूम के अंदर चला जाता है जिस रूम में अंधेरा था और बस लाल रंग का डिम लाइट, साथ ही वहां बस खून का स्मेल आ रहा था। नकुल उसके अंदर जा जमीन पर गिरे जख्मी आदमी के चेहरे पर एक लात खींचकर मार कहता है, बहुत सुख है भागने का तो चल आज तुझे मौका देता हूं भागने का यहां से। अपने बात को कहने के बाद नकुल अपने आदमी की तरफ देख कहता है, इसके रस्सियों को खोल दो। ये वो आदमी नकुल की तरफ अपने घबराए नजर से देखता है तो नकुल अपने कठोर आवाज में कहता है, मुझे देखो मत, इसके रस्सी को खोलो। जमीन पर गिरा आदमी आर्यन का भेजा हुआ प्यादा था। इस प्यादे को नकुल आजाद करने को कह रहा। ये सुन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर नकुल का ऑर्डर था तो मानना ही पड़ता। वो उस आदमी के रस्सी को खोल दिया तो वो आदमी मुश्किल से खड़ा हो नकुल को अपने घबराए नजर से देखा, फिर भागने लग जाता है लंगड़ाते हुए। वही नकुल अपने कोल्ड मुस्कान के साथ बस उसे भागते हुए देख अपने कदम आगे बढ़ने लगा। फिर जब वो घायल आदमी भाग गया मेंशन से तो आदमी नकुल से सवाल करता है, आप उसे भागने क्यों दिए। ये सुन नकुल कठोर मुस्कान के साथ कहता है, ताकि मेरा होंठ गंदा भी ना हो और वो मारा जाए। ये सुन आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही नकुल मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ जाता है, फिर किसी को कॉल कर देता है। तभी कॉल के दूसरे तरफ का इंसान कॉल उठा लेता तो नकुल कहता है, नजर रखना। ये सुन दूसरे तरफ का आदमी कहता है, यस बॉस। ये सुन नकुल कॉल कट कर खुद में ही कहता है, आर्यन सेठ अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद वो वहां से कंपनी के लिए निकल जाता है। फिर कुछ वक्त बाद जब वो कंपनी पहुंचता है तो एक गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है। फिर नकुल कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जा रहा होता है। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है तो वो लड़कों को घूर कर देखता है। तभी वो लड़की दूर हो अपने चेहरे को झुका कहती है, सॉरी सर। पर नकुल उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता है तो वो लड़की जो सनाया थी वो खुद में हो कहती है, यहाँ मैंने जॉब तो पा लिया है पर मैं नकुल रायचंद को सेड्यूस कैसे करूंगी। खुद में ये सवाल करते हुए वो कंपनी के अंदर चली जाती है। फिर धीरे धीरे 2 घंटे और पर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहानी का पेपर खत्म हो जाता है। फिर वो बाहर जा अपना बैग ले अपने फोन को बैग से निकल अपने फोन को ऑन करती है तो उसे नकुल का मैसेज दिखता है।
नकुल का मैसेज देखने के बाद वो कॉलेज से बाहर जा ऑटो ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ अक्ष अपने केबिन में ही बैठा हुआ पलक के बारे में ही सोच रहा था। वो नहीं चाहता था पलक और मोक्ष की लड़ाई में बेबी को कुछ हो। दोनों के बारे में सोच रहा था तभी नकुल अक्ष के केबिन के पास आ केबिन का दरवाजा नॉक करने लगता है तो अक्ष उसे अंदर आने का परमिशन दे देता है। तो नकुल केबिन का दरवाजा खोल केबिन के अंदर जा अक्ष के पास जा उसके अपोजिट चेयर कर जा आज जो कुछ नकुल किया वो बताने लगता है। जब उसका बताना खत्म हो जाता है तो अक्ष कहता है नकुल तुम ये सब किए हो तो जरूर कोई बहुत अच्छा प्लानिंग होगा तुम्हारे पास तो तुम्हें मुझे ये सब बताने का जरूरत नहीं है। अक्ष के बातों को सुन नकुल कहता है आपको बताए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं भाई और अगर कर भी दिया तो सबसे पहले जानने का हक आपका है। नकुल के बातों को सुन अक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ धीर को गाना सीखने के बाद इवान कहता है अब तू प्रैक्टिस कर मुझे निकलना है। ये सुन धीरों के बोल गिटार को अपने साथ ले जाने का परमिशन मांग गिटार अपने साथ ले जाता है तो फिर धीर के जाने के बाद इवान रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी भी रूम आ चुकी थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नई नोवेल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।